नमस्कार दोस्तों, जी के उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, RAS मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पेपर फर्स्ट से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन हमारे, जो कि हैं P1 मतलब P1 यानी पेपर फर्स्ट से, और P1 फर्स्ट से भी इको यानी इकोनॉमिक्स से। तो अब हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लिए और 15 शब्दों के लिए है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि पूंजीगत व्यय। पहला क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है, कैसे? तो हमें मतलब यानी 2 नंबर में 15 शब्दों के लिए हमें समझाना है कि पूंजीगत जो व्यय किया जाता है अर्थव्यवस्था में सरकारों द्वारा, तो वो किस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक हो सकता है। तो हमने यहाँ लिखा कि सरकार पूंजीगत व्यय के माध्यम से परिसंपत्तियों का निर्माण करती है, जैसे सड़क, आधारभूत संरचना, विकास, विद्यालय। तो ये जो कर मतलब ये कैसे परिसंपत्तियों का निर्माण कर जन कल्याण के साथ साथ राजस्व आय को बढ़ावा, आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में वृद्धि मतलब जो कमी करनी है, वृद्धि थोड़ी करनी है, राजकोषीय घाटे में तो कमी लानी है। तो इस प्रकार हमने 3-4 पॉइंट भी दे दिए और ये बता दिया कि पूंजीगत व्यय हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किस प्रकार एक तरीके से आवश्यक है। क्योंकि देखो कि जब सरकार जब भी इन्वेस्ट करती है, जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, ये असेट्स होती हैं, तो सरकार इसमें से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे स्कूल हैं, आधारभूत संरचना पे ये भी, पेयजल हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो जो उनका मानव संसाधन निर्मित होता है, पढ़े लिखे लोग तैयार होंगे, तो वो सरकार के लिए आने वाले समय में सरकारी नौकर बन के भी सरकार की सेवा करेंगे, मतलब यानी कि सरकार के राजस्व में जो है इंक्रीमेंट लाएंगे या उसमें बढ़ाएंगे। और दूसरा, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट न होकर भी मतलब यानी कि बाहर जाके काम करेंगे, इंडिया के मतलब यानी कि जो हमारे रेमिडेंस भेजते हैं, तो मतलब वो कहते हैं ना हम इंडियन डायस्पोरा, जिसे हम कह सकते हैं, मतलब लोग बाहर जाके काम करते हैं, भारत के वो लोग जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो है विदेशी कामगार, यहाँ के जो लोग हैं और विदेशों में काम करते हैं, तो वो क्या भेजते हैं, एक तरीके से रेवेन्यू मतलब राजस्व भेजते हैं, इनकम भेजते हैं हमारा। तो ये जो सड़क, आधारभूत ढांचा, ये एक तरीके से पूंजीगत व्यय हो गया सरकार का। तो सरकार को लॉन्ग टर्म पे मतलब एक तरीके से रेवेन्यू देता है, और इसके साथ जन कल्याण के साथ साथ राजस्व आय को बढ़ावा। तो इस प्रकार ही राजस्व आय को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास दर है उसमें वृद्धि हो जाएगी, जब पैसे बाहर से आएंगे तो। और राजकोषीय घाटे में कमी होगी, क्योंकि जो ऋण है उसको हम चुका देंगे, या ऋण कम होंगे तो राजकोषीय घाटा भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 2 शब्दों में या मतलब 15 शब्दों में और 2 नंबर के लिए इतना कुछ लिख सकते हैं। अब देखो इसमें और भी क्या ऐड हो सकता है, तो आप हैं जो अपने मूल्य सजेशन दे सकते हैं। फिर हमने आगे लिखा, अगला क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर के लिए, कि राजकोष ये नीति से क्या तात्पर्य है, कि मतलब आप राजकोषीय नीति से क्या समझते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि सरकार की सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय व सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति, जिसमें सरकार करों के माध्यम से आय में वृद्धि, व्यय में कमी और संसाधनों का उचित आवंटन व आर्थिक विकास करती है। तो सरकार की भी एक नीति होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब बजट आया और उसको खर्च कर दिया। तो बजट की प्रक्रिया है, कहते हैं कि वो सितंबर अक्टूबर में भी शुरू हो जाती है। मतलब उस समय सभी जो है विभागों को भेज दिया जाता है कि आप बताइए आपके डिपार्टमेंट में कितनी अगले 1 साल के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, तो वो आप बना के भेजिए, और पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो गए, तो 1-1 रुपये का हिसाब होता है। तो इसलिए क्या कि सरकार जब भी अपनी राजकोषीय नीति बनाती है, तो पहले सार्वजनिक आय, तो मतलब सार्वजनिक आय कहाँ से आएगी। हम बजट देखते हैं, आर्थिक समीक्षा देखते हैं, बजट में देखते हैं ना, रुपया आया कहाँ से और रुपया गया कहाँ से, और ऐसे सर्किल बना के उसमें लिखा होता है कॉर्पोरेट टैक्स से या मतलब ब्याज पे ब्याज भुगतान। तो मतलब रुपया आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ से रहा है। तो ये सरकार जो है अपनी राजकोषीय नीति में ये बनाती है। तो सरकार की आय, सरकार की व्यय और सार्वजनिक ऋण, सरकार को मतलब कितने सार्वजनिक ऋण लेने हैं या उसका भुगतान करना है, ये इससे संबंधित जाता है। तो इससे संबंधित जो नीति है वो तो राजकोषीय नीति होगी। और इसमें सरकार करों के माध्यम से आय में वृद्धि करती है, कर बढ़ा के आय में वृद्धि करती है, और व्यय में कमी लाती है, संसाधनों को उचित आवंटन करती है और आर्थिक विकास करती है। तो ये जो 2 शब्द हम कह सकते हैं कि 2 नंबर के लिए 15 शब्दों में इतना कुछ लिख देते हैं राजकोषीय नीति में। तो लगभग हमने मतलब इसमें काफ़ी कुछ एस्पेक्ट्स जो शामिल हो जाते हैं, क्योंकि 3 लाइनें मतलब बहुत होती हैं लिखने के लिए। और आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे आंसर में सुधार लाया जा सके, इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। दोस्तों, बाहर थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ये मतलब बारिश हो रही है, तो क्या है कि अब इसको कौन रोक सकता है, और रोकने कहाँ है, अब तो किसानों को बारिश की ज़रूरत है। तो ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन एडजस्ट करना। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे, और ये भी 2 नंबर का ही है, 2 नंबर के 3-4 क्वेश्चन है, बाकी 5 नंबर के और 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा हमें आर, ये मतलब रुपए की परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं। तो रुपए की परिवर्तनीयता से क्या समझते हैं, उसमें हमने लिखा कि घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए की क्रय क्षमता का मूल्य, या घरेलू मुद्रा के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा की उपभोक्ता क्षमता को हम क्या कहेंगे,
रुपये की परिवर्तनीयता कहते हैं। मतलब डॉलर और रुपये में जो कमी ज़्यादा होती है, डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो ये क्या होगी, मतलब यानी कि घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपये की क्रय क्षमता। तो मतलब हमारे घरेलू बाजार में भारत में ही हो रही है, और डॉलर की तुलना में, एक डॉलर का उदाहरण ले रहे हैं, विदेशी मुद्रा तो यूरो हो सकती है, पाउंड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम डॉलर को ले रहे हैं क्योंकि डॉलर को कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से करेंसी के रूप दिए, मतलब इंटरनेशनल करेंसी का रूप दिया गया है कि डॉलर में ज़्यादा, हालांकि यूरो और मतलब जो भी पाउंड है ये भी इसका भी यानी कि योगदान तो है ही इंटरनेशनल जो मतलब यानी कि हम करेंसी में देखते हैं, लेकिन डॉलर का कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादातर लेन देन मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में भी डॉलर यूज़ होता है। तो घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा की एक तरीके से तुलना में रुपये की क्रय क्षमता का मूल्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि $1 के तुलना में घरेलू बाजार में मतलब कितने रुपए हैं, कितने कम ज़्यादा है, तो वो हो गया। फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं घरेलू मुद्रा के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा की उपभोग क्षमता, यानी कि घरेलू मुद्रा के बराबर हम जो है डॉलर से कितना खरीद सकते हैं, कितना सामान खरीद पाते हैं, तो उसकी जो उपभोग क्षमता है, जो कंजम्पशन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम जो है रुपये की परिवर्तनीयता से मतलब वो पता कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से मतलब रुपये की परिवर्तनीयता को समझाया, दो मतलब मैंने 15 शब्दों में 2 नंबर के लिए हम इतना कुछ लिख सकते हैं इसमें। हालांकि इसमें और भी कुछ लिखा जा सकता है, तो आप भी हैं जो अपने सजेशन दे सकते हैं कि इसमें और कैसे सुधार लाया जा सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि उच्च शक्ति मुद्रा एवं मुद्रा की आपूर्ति में क्या संबंध है। उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा की आपूर्ति में मतलब क्या रिलेशन है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा कि जनता के पास, तो हम सबसे पहले उच्च शक्ति मुद्रा समझना पड़ेगा, फिर मुद्रा की आपूर्ति को समझना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा कि जनता के पास वो बैंकों में जमा जनता की मुद्रा उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है। अब देखो जबकि हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, मतलब सेंटेंस खत्म किया, क्योंकि हमके 15 शब्दों में सेंटेंस बना के नहीं लिखने, मतलब शॉर्ट में लिखना है कोमा लगा के। तो हमने लिखा एक तो जनता के पास और दूसरा बैंकों में जमा जो राशि है जनता की, मतलब बैंकों में क्या जनता का ही धन है पैसे, तो वो वहाँ बैंकों में जमा जनता की मुद्रा उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है। जबकि यहाँ हमने लिखा बैंकों व RBI के द्वारा बाजार में मुद्रा का प्रवाह, बैंकों व RBI के द्वारा मुद्रा का प्रवाह एक निश्चित अवधि में बाजार में उपलब्ध मुद्रा, ये कहलाती है मुद्रा की आपूर्ति। तो देखिए जब बैंकों में पास पैसे होंगे तभी तो वो मुद्रा की आपूर्ति कर पाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं बाजार में पैसा होगा तो बैंक जो है मतलब अपनी दरें बढ़ा के या कम करके उसको अपने पास ले आती है, इससे महंगाई पे कोई नियंत्रण करने में काम आती है। तो हमने इस प्रकार इसको समझाने की कोशिश की है, और हम इसको और क्या तरीका हो सकता है समझाने का, तो आप भी बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में कि इसको और बेटर कैसे कर सकते थे, या हमें ये लिखना चाहिए था। ये तो परिभाषा होगी उच्च शक्ति मुद्रा की, और जो वहाँ पास है, और हम ये कह सकते हैं कि बाजार में जो मुक्त प्रवाह किया जाता है एक तरीके से, तो इस प्रकार जो उच्च शक्ति मुद्रा है उसका बाजार में फ्लो किया जा सकता है RBI द्वारा या बैंकिंग जो है सेक्टर द्वारा। तो ये रिलेशन हो सकता है, और ये महंगाई को, बेरोजगारी, मतलब यानी कि जो संपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसमें जो है मुद्रा के आपूर्ति यानी मुद्रा का प्रवाह होता है, उसी से ही सारी गतिविधियाँ होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हम इसमें सुधार कर सकें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये 5 नंबर का 50 शब्दों के लिए कि समावेशी विकास के लिए राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में सामंजस्य की आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। भाई हमारे जो समावेशी विकास है, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसके लिए जो है एक तो फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति तथा जो है मॉनेटरी पॉलिसी में एक तरीके से सामंजस्य बैठाना उन दोनों में बना आवश्यक है, मतलब दोनों सामंजस्य बैठाना। तो स्पष्ट कीजिए, अब बताना किस प्रकार हम कर सकते हैं, या इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, या क्या मतलब इसमें हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है कि सरकार द्वारा राजकोषीय नीति में सामुदायिक सेवाओं वो जन कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी पड़ती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। अब सरकार क्या करती है, सामाजिक कल्याण के लिए आपको पता सब्सिडी भी देती है, बहुत सारी योजनाएं लाती है, तो उसका फंड जो कहीं ना कहीं आता है, तो इसलिए सरकार का जो है राजस्व घाटा बढ़ जाता है, तो जो महंगाई बढ़ जाती है। फिर यहाँ हमने लिखा अगली लाइन में कि RBI पैराग्राफ में RBI द्वारा कठोर मौद्रिक नीति अपनाने से भी मुद्रा की तरलता में कमी के साथ मुद्रास्फीति में पर नियंत्रण होता है। जब RBI कठोर मौद्रिक नीति अपनाती है तो वो क्या कहती है कि बैंकों की दरें बढ़ा लेती हैं, और दर बढ़ा लेगी। अब आपको बताएं कि महंगा लोन हो, आप भी देखोगे हाँ लोन लेना है, बैंक में जाकर पता करोगे अभी रेट क्या चल रही है, अभी तो ये रेट, अरे रुक जाते हैं कुछ दिन के लिए, बाद में लेंगे। और RBI क्या करती है कि जब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है या ऐसा कुछ देखता है तो उस वजह से क्या करती है कि वो दरें बढ़ा देती है, और RBI दरें बढ़ रहती है तो बैंकों को बढ़ानी पड़ती है, इसलिए लोग लोन कम लेते हैं, और बैंक भी RBI से लोन कम लेती हैं। इस वजह से क्या होती है, मनी का जो है फ्लो होने वाला मार्केट में वो रुक जाता है, जिससे महंगाई भी थोड़ा नियंत्रण आ जाता है। और अतः सरकार व RBI को मौद्रिक नीति समिति MPC मॉनेटरी पॉलिसी का जो कमेटी है और उचित राजकोषीय नीति का निर्माण कर सामंजस्य से बनाना चाहिए। तो यानी कि इसमें दो हमने लिख दिया, एक तो RBI ऊपर राजस्व नीति के बारे में बता दिया, और RBI है जो महंगाई नियंत्रण करने के लिए जो है अपनी
कठोर या मृदुल जो नीति मतलब यानी कि अपनाती है, और जिससे कि महंगाई नियंत्रण किया जा सकता है। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है कि सरकार भी ऐसा नहीं है कि अपने बहुत सारे घाटे बढ़ाती जाए और बैंकों से फिर आरबीआई का जो अधिशेष होता है वो यानी कि एक तरीके से रिजर्व वो ले लेती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को भी। और अपने जो या फिर कई बार होता है कि चुनाव खर्च में जो है बैंकों से पैसे ले लिए, आरबीआई से पैसे लेकर अधिशेष रिजर्व जो है उसका यूज़ वहाँ कर दे, तो ऐसा मतलब पैसे चुनाव में ना फूके जाए सरकार के द्वारा। तो इसलिए सरकार को भी राजकोषीय नीति उस हिसाब से बनानी है। ऐसा नहीं चुनाव जीतने के लिए एक घोषणा कर दी इतने करोड़ उस वहाँ खर्च किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब एक जैसे जैसे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है वो लेके आती है, उसी प्रकार जो राजकोषीय नीति है यानी कि सरकार की जो फिजिकल पॉलिसी है उसको भी उस अप्रोप्रिएट लानी चाहिए, उस हिसाब से लानी चाहिए, ज़्यादा व्यय नहीं किया जाए। तो दोनों में सामंजस्य बना रहेगा तो अर्थव्यवस्था में है जो आर्थिक मंदी या किस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, इनसे हम जो निजात पा सकते हैं। आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारे इम्प्रूवमेंट हो सके। फिर हमने आगे लिखा है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर के लिए 50 शब्दों का, कि किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो हमने यहाँ लिखा है कि 1991 के 1991 के वैश्विक सुधारों के बाद, क्योंकि एलपीजी मॉडल लागू हुआ था हमारे यहाँ पे, तो जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जो ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि कर रहा है। साथ ही भारत विदेशी व्यापार में निर्यात वृद्धि व आयात में कमी, मतलब विदेशी जो निर्यात में उसमें वृद्धि हो रही है, आयात में कमी हो रही है, के साथ साथ वर्तमान में विश्व की सबसे अधिक विकास दर लगभग हमारा 7.6, यानी अभी जैसे कोरोना काल की देखा जाए तो ये -7 के आसपास मतलब माइनस में चली गई है, लेकिन ये हम एक सामान्य एवरेज भारत की अर्थव्यवस्था का देखते हैं तो लगभग 7 से 8% वो अपनी ग्रोथ कर रही है। तो ये फैक्ट हम बाद में बजट के हिसाब से लग सकते हैं, और जो भी वर्तमान ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाए उस कंडीशन में लग सकते हैं, तो अभी इसको थोड़ा छोड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से ग्रोथ कर रही है। फिर हमने आगे लिखा कि साथ ही भारत सरकार जो है व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग में वृद्धि कर रहा है। एफडीआई निवेश बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर निर्यातक, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि कार्यक्रम भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनाते हैं। तो ये जो कुछ कार्यक्रमों के नाम लिख दिए जिसके माध्यम से भारत जो हमारे $3 ट्रिलियन की बात की जा रही है कि अर्थव्यवस्थाएँ जो बनानी है हमें, और इस प्रकार से 5 ट्रिलियन इकॉनमी का हम कह रहे हैं 2024 तक हमें जो है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। अभी हमारे 2.9 के आसपास यानी कि 3 ट्रिलियन या जो है इकॉनमी है हमारी, तो उसकी भी ग्रोथ करने के लिए हमें जो ये विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसमें एक लिख सकते हैं कि ब्रिक्स में भी भारत शामिल है, और ब्रिक्स हैं जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता था, शायद हमने मिस कर दिया। तो आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारे आंसर में और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 5 शब्दों नंबरों के लिए 50 शब्दों का, कि पीडीएस के माध्यम से सरकार योग्य एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, परंतु परिधान के भंडारण, परिवहन, वितरण, कालाबाजारी, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा ऊपर रह गया ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों के कारण सरकार के सब्सिडी यानी परिधान व्यय में वृद्धि होती है, कथन का समर्थन दीजिए। अब देखो कहीं होता मतलब यानी कि सब्सिडी जिसे हम अनुदान परिदान भी कहते हैं, कहीं ग्रांट होता तो कई बार पूछा जा सकता है, बेसिक मतलब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सिडी एंड ग्रांट, सब्सिडी और ग्रांट में क्या कंडीशन होती है, मतलब एक तरीके से अंतर क्या होता है। तो देखो परिदान या सब्सिडी या अनुदान जैसे कहते हैं हम, तो सब्सिडी हमेशा कंडीशनल होती है, सशर्त होती है कि अगर आपको मतलब 1 रुपये मतलब 10 रुपये की कोई चीज़ है तो आपको 3% सब्सिडी दी जाएगी, और उसके लिए आपको वस्तु खरीदनी पड़ेगी और 7 रुपये क्या पे करने पड़ेंगे आपको। तो ये क्या होगी, कंडीशन होगी कि 3 रुपये तभी आपको छूट दी जाएगी जब आप 7 रुपये पे करेंगे, यानी कि वो चीज़ खरीदने के लिए मिनिमम आपको 7 रुपये मतलब देने ही पड़ेंगे, तब जाके ये चीज़ खरीद सकते हैं आप, नहीं तो नहीं खरीद सकते। तो ये क्या हो गया, सब्सिडी एक तरीके से परिधान अनुदान। तो इसमें क्या हो गया, आपकी कंडीशन होगी, सशर्त होगी, शर्त है। आपको 2 रुपये किलो मतलब चावल चाहिए या 1 रुपये किलो मोटा अनाज मिल रहा है जो भी है पीडीएस में, या तो आपको क्या कम से कम 1 रुपये तो पे करना ही पड़ेगा आपको अगर चावल या अनाज खरीदना है। तो ये क्या होगी कंडीशन। जबकि ग्रांट ये मुख्यतः संस्थाओं, सरकारों या इसको दी जाती है। मान लीजिए अमेरिका ने जो है $500 वो भारत को दे दिए गरीबी उन्मूलन के लिए, एड्स निवारण के लिए, या किसी बीमारी के लिए खास निजात पाने के, या उससे संबंधित कोई, या वानिकीकरण के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो मतलब ये हो गई ग्रांट, मतलब वो कंडीशन नहीं होती है। उसमें ये होता है कि मतलब आप वापस दो तो नहीं दो तो, या जो भी उसकी जो कंडीशन होती है कि आपको इतने साल बाद में देना है। लेकिन ज़्यादातर ग्रांट में कोई कंडीशन नहीं होती, वो आपको एक तरीके एज ए हेल्प या सपोर्ट दिया जाता है। तो ये मतलब थोड़ा अंतर होता है इसमें। तो ये हमने देख लें। तो परिधान व्यय में मतलब विसंगतियाँ हैं
तो इसको हमें बताना है, इसके मतलब यानी कि समर्थन में आप तर्क दीजिए। हमने यहाँ लिखा कि पीडीएस के माध्यम से सरकार योग्य एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, परंतु परिधान के भंडारण, परिवहन, वितरण, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, परिधान व्यय, सही लाभार्थी तक पहुँच नहीं आदि विसंगतियाँ हैं, जिससे परिधान व्यय के साथ साथ राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। मतलब सरकार जो है सब्सिडी दे रही है इससे, और सब्सिडी सही लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही है, सरकार के जो घाटों में वृद्धि हो रही है उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो मतलब सब्सिडी वितरण की पीडीएस सिस्टम है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसमें कहाँ मतलब मैंने विसंगतियाँ हैं, क्या क्या विसंगतियाँ हैं। तो हमने देखो ये बता दिया कि भाई ऊपर थोड़ा दे दिया कि भाई योग्य हो जो जरूरतमंद लोगों को सरकारें जो खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, परंतु भंडारण रख रखाव के लिए आप देखते हैं एफडीए के जो एफसीआई के जो गोदाम है बाहर पड़ा हुआ अनाज सड़ रहा है। परिवहन मतलब ले जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बीच में चुरा लेते हैं अनाज वगैरह। वितरण सही जगह पर नहीं हो रहा है, अपने जो खास रहते हैं अगर जान पहचान वालों को ज़्यादा अनाज वितरण कर दिया जाता है, उनको पहले वितरण कर दिया जाता है, और कुछ लोगों को कालाबाजारी के माध्यम से जो है मार्केट में पहुंचा दिया जाता है ये जो पीडीएस का अनाज। फिर भ्रष्टाचार पाया जाता है, मतलब यानी कि कुछ पैसे दोगे तो आपको ये अनाज मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब भ्रष्टाचार भी होता है हर जगह हर चीज मतलब स्तर पे। और परिधान व्यय यानी कि जो सब्सिडी वितरण का उसमें भी व्यय आ जाता है, मतलब जो लक्षित लाभार्थी है जो जो मतलब यानी कि रियल बंदा वहाँ तक पहुँचते उसमें भी व्यय आ जाता है सब्सिडी का। सही लाभार्थी तक पहुँच ही नहीं होना, किसी और को लाभ मिल रहा है उसका नाम तो जो बीपीएल में है उनको मिल ही नहीं रहा है, और एपीएल है या कोई अदर है उनको फायदा मिल रहा है। तो आदि विसंगतियाँ हैं जिससे परिधान व्यय के साथ साथ सरकार का जो घाटा भी बढ़ रहा है। अब देखते हैं इसको सुधार करने के क्या प्रयास हो सकते हैं, वो भी बताने हमें यही मतलब ये तो नहीं है कि कोई समस्या ही बतानी, उसका समाधान भी बताना है। तो हमने लिखा परंतु सरकार इसे कम करने के लिए पीडीएस वितरण के ट्रकों वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा दिया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे ये पता लगाया जा सके ट्रक अभी कहाँ चल रहा है, ये पता जा सकता है, एक तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। आधार कार्ड यानी कि जो बंदा लक्षित लाभार्थी उसका आधार कार्ड सही है नहीं है तो आधार कार्ड सिस्टम हो गया। बायोमेट्रिक प्रणाली, अब आप अंगूठा लगाओगे तभी आपको अनाज मिलेगा, तो वो जो लक्षित लाभार्थी होगा उचित होगा सही होगा उसी को ही वही सब्सिडी ले सकता है। फिर परिधान का छत्तीसगढ़ मॉडल आदि अपना कर विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ मॉडल में ये है एक तो ट्रकों की आप जो है मॉनिटरिंग की जा सकती है, सर्विलेंस मतलब यानी कि जो निगरानी की जा सकती है जीपीएस के द्वारा। दूसरी बात है कि घरों के बाहर लगा दिया जाता है कि मतलब ये बीपीएल में है या इनको सब्सिडी मिलती है, मतलब यानी कि खाद्य अनाज मिलता है। और अब घर के बाहर प्लेट लगती है तो भाई हम जिसके घर के आगे स्कॉर्पियो खड़ा है या मतलब यानी कि एकदम शानदार बंगला बना हुआ है वो तो ऐसी प्लेट लगवाएगा नहीं, तो इसलिए नाम हटवाएगा ये तो अपना बीपीएल से। तो सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया वहाँ पे, तो ये मॉडल कह रहे हैं कि काफ़ी सफल हुआ है, तो इसको भी अपना देना चाहिए। अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, और हम इसमें जो अच्छे पॉइंट लेके भी इसमें और सुधार कर सकते हैं, तो अपने सुझाव हैं वो ज़रूर दीजिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे, और ये है कि कृषि आय को दोगुना करने हेतु गठित अशोक दलवाई समिति के महत्वपूर्ण सुझावों को रेखांकित करें, साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने हेतु आवश्यक कार्यनीति का भी उल्लेख करें। तो अशोक दलवाई समिति क्या किससे संबंधित है, किसानों की आय मतलब वो कहते हैं ना डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स 2022 में जो टारगेट रखा हुआ है उसको पूरा करने का। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि 2021 चल रहा है, क्या 2022 में किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। देखिए इसके लिए तो कृषि कानून भी लाए गए हैं, तो कुछ कठिन या मतलब वो कहते हैं ना कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, इसीलिए ये निर्णय लिया गया जो किसानों मतलब विरोध भी हो रहा है। देखिए एक इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 चल रहा है या 2020 में 18 में भी पूछा जा सकता है कि 3 साल रहे हैं 4 साल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किसानों की आय 2022 में दोगुना हो जाएगी। तो हमें ये कहना चाहिए कि इंटरव्यू में भी हम जवाब दे सकते हैं कि सर इतना बड़ा हमें टारगेट रखे हैं तो इसका कुछ न कुछ अचीव करेंगे। मान लीजिए हमें पता है कि हमें 100 किलोमीटर जाना है, तो हम कम से कम 10 किलोमीटर तो जाएंगे, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो जाएंगे, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का हमारा टारगेट है तो कुछ तो उसको अचीव करेंगे। तो ये हो सकता है कि सर बड़ा जो लक्ष्य है टारगेट रख के हम उसको कुछ हद तक उसको जो पूरा भी किया जा सकता है, और हम जो है उसके लिए कुछ कठिन निर्णय लिए जा सकते हैं जो अभी कृषि सुधार या कानूनों में इस प्रकार लिए गए हैं। तो ये हमने जो इंटरव्यू में इस प्रकार जवाब दे सकते हैं कि सर ये अभावी नहीं है, मतलब लेकिन अगर बड़ा टारगेट होगा तो हम उससे जल्दी पूरा कर पाएंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि 2021 चल रहा है, 2022 में जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी हमें बनानी है 2024-25 जो भी है, क्या 4 साल में हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बना देंगे, जबकि हम इतने सालों कोशिश करने के बाद भी 2.9 ट्रिलियन डॉलर की मतलब पूरे $3 की नहीं $3 ट्रिलियन की भी हमारी इकॉनमी नहीं है। तो इसमें भी ये कह सकते हैं कि सर बड़ा टारगेट रख के हम उसका कुछ समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं तो कुछ तो कर सकते हैं। तो यह एक मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है इसका, बाकी सबके अलग अलग व्यू और पॉइंट हो सकते हैं जिसे आप अपना जवाब दे सकते हैं। तो अब देखते हैं किसानों की आय को दोगुना करने का दलवाई समिति क्या कहती है। अब प्रीलिम्स के हिसाब से एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं, दलवाई समिति जो है किसानों की आय दोगुना करने से संबंधित हैं। हमने लिखा है किसानों की आय को दोगुना करने की अशोक दलवाई समिति के सुझाव या इसकी जो सिफारिशें हैं रिकमेंडेशन है वो देख लेते हैं।
कि कृषि सिंचाई संबंध क्षेत्र, ग्रामीण ऊर्जा और ग्रामीण विकास में निवेश को बढ़ाते हुए 2022-23 तक 10.41% कृषि विकास दर का लक्ष्य, यानी कि कृषि क्षेत्र में हमारे जो कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र है, तो अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में हमें कम से कम 10.41% जो की ग्रोथ रखनी है। कृषि क्षेत्र की विकास दर है जो इतनी रखनी है, लगभग 11%, मतलब 10.41%, तब जाके हम जो है किसानों की आय दोगुना कर पाएंगे। तो इसमें किसानों की आय को दोगुना करने के ये जो कृषि सिंचाई पे जोर देना है, संबंध क्षेत्रों में मतलब कृषि पशुपालन, ये जो पास वाले क्षेत्र उसमें भी ऊर्जा, जो भी गोवर्धन योजना है, ये कुसुम योजना, ऐसी योजनाओं को हम बढ़ा देकर जो है विकास दर है जो 10.41% कृषि की, और साथ ही जो किसानों की आय दोगुना कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा कि कृषि गहनता, कृषि की गहनता, कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना, ये है। तो एक कृषि को बढ़ाना है, उत्पादकता में वृद्धि करनी है और उसके मूल्य में भी वृद्धि करनी, तब जाकर हम किसानों की आय दोगुना कर पाएंगे। कृषि क्षेत्र में ऋण क्षमता को 50 से 60% से बढ़ाकर अधिक करना। अभी तक 50 से 60%, लगभग 50% लोग किसान जो है लोन ले रहे हैं, तो उसको जो बढ़ा के अधिक करना। पता करो कि लोन ले कौन रहा है, किसानों के नाम पे कोई और लोन ले रहे हैं या किसान ही ले रहे हैं, या साहूकार है, मतलब जो बड़े जमींदार हैं किसान उसके आगे काम कर रहे हैं, लोन वही ले रहे हैं और कृषि में बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, बाकी वाले कहीं और यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। और साथ ही जो किसानों के जो है लोन है 50% इसको बढ़ाया जाए। अगला जो पॉइंट है हमारे कि कृषि में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। यही जो है सरकार अभी हाल ही में किसान कानून लेके आई, उसमें यही किया जा रहा है, मतलब प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, निजी सेक्टर को एग्रीकल्चर में लाया जा सकता है, लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो ग्रोथ करे, उसकी जो ग्रोथ बढ़ेगी तो दूसरे किसानों की आय है उसका दोगुना करने में एक मदद मिल पाएगी। तो मतलब इन निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन करना और वृद्धि करना, उसको जो कृषि क्षेत्र में लाना है। दूसरा हमने यहाँ लिखा अगला पॉइंट कि जीएम फसलों, जो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, वो बीजों, संवर्धित कृषि उर्वरकों के साथ नवीन कृषि तकनीकों को अपनाना, नई नई जो कृषि तकनीक है उनको अपनाने के भी हम, या फिर जो हमारी ये जीएम फसलें हैं इसके माध्यम से जो अधिक पैदावार करके हम जो किसानों की आय दोगुना कर सकते हैं। आगे हमने लिखा कि गैर कृषि क्षेत्रों एवं उपवानिकी क्षेत्रों में कार्य करने और अन्यत्र आय स्रोतों का विकास करना, यानी कि कृषि के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्र भी हो जाते हैं, तो वहाँ कृषि नहीं हो सकती तो पशुपालन, बागवानी, ऐसे कुछ उपाय करके भी हम जो है जो मधुमक्खी पालन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मछली पालन वगैरह, तो इसके माध्यम से भी हम किसानों को मतलब यानी कि गैर कृषि क्षेत्रों में भी किसानों का विकास किया जा सकता है। उसके लिए कार्य योजना बनाई जाए, आय के स्रोत ढूंढे जाए, तब जाके हम किसानों की आय दोगुना कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंध कृषि की शर्तों को किसानों के अनुकूल बनाना और कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि करना। मतलब यानी अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है, उसमें जो आपने जो कंपनी है उसने किसान को बोल दिया ये गन्ना है, इसको हम इतने रुपए की दर से खरीदेंगे। अब मान लीजिए कि गन्ने की उन्होंने मतलब यानी कि 20 रुपये 15 रुपये जो भी उसकी रेट थी, 15 रुपये के हिसाब से गन्ना खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब यानी कंपनी ने गन्ना बोने से पहले, और गन्ने का उत्पादन हुआ और गन्ना बिक रहा है, बहुत कम उत्पादन हुआ इस वजह से 40 से 45 में। तो अब देखो कंपनी को इतना फ़ायदा हो रहा है, किसान घाटे में हो रहा है, किसान इतना ही लिया, अब उसको पता है कि अब जो है उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कंपनी को जो अपने रूल किसानों का अनुकूल करने चाहिए। भले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हो, लेकिन अगर किसानों को घाटा हो रहा है तो उसको अकॉर्डिंग उसके जो अपने रूल चेंज करने चाहिए। दूसरी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि कंपनी ने तो खरीदे थे जो है, कंपनी ने मतलब यानी कि 40 रुपये में या 50 रुपये में खरीद रही हैं, और मार्केट में जो रेट है मतलब कंपनी खरीद रही है और कंपनी को घाटा हो रहा है अगर ये कहे, तो अभी उसमें ये ध्यान रखा जाए कि यानी कि किसानों को घाटा ना हो, मतलब ये भी नहीं है कंपनी को भी घाटा हो, लेकिन कंडीशन या जो शर्तें हैं उस प्रकार रखी जाए कि ना कंपनी मतलब प्रॉफिट होता रहे, कंपनी दूसरे सेक्टर में भी प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन किसानों के पास आय का एक ही स्रोत होगा। तो इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो रूल्स हैं रेगुलेशन है वो किसानों के जो है हित में हो, अनुकूल हो। और फिर हमने लिखा कि ग्रामीण कृषि इकाइयों, सामाजिक संगठनों, जो ग्रामीण कृषि इकाई है, सामाजिक संगठन है या ई नेम है, इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ावा देना आदि के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। अब हमने पॉइंट बता दिए कि किसानों को आय दोगुना करने के ये प्रयास है, जिसके माध्यम से हम किसानों की आय दोगुना कर सकते हैं। लेकिन आगे हम ये लिखा कि आवश्यक कार्य नीति, इसमें लिखा कि आवश्यक कार्य नीति बताइए, तो इसमें भी हम बता सकते हैं किस प्रकार और जो किसानों की आय को हम जो है प्रोत्साहन दे सके किसानों को और आय में वृद्धि की जा सकती है। तो हमने लिखा जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से फसल सुरक्षा और कृषकों के मनोबल में वृद्धि करना। अब किसान ने खेती कर दी, सब कुछ हो गया, फिर उसको जो है फसल नष्ट हो गई, तो उसके लिए एक कृषि बीमा हो गया, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना। साथ ही फसलों की सुरक्षा, कृषकों के मनोबल में इस प्रकार वृद्धि की जा रही है। दूसरा है भंडार गृह, जो मतलब यानी कि वेयर हाउसेज है,
और शीत गोदामों के निर्माण में वृद्धि करना, 10 की किराए को किसानों के मतलब भुगतान अनुकूल बनाना। इनका किराया इतना महंगा नहीं कर देना चाहिए कि किसान वहाँ अपना जो सामान रख रहा है वो उसकी भी मतलब लागत पूर्ति नहीं, उसको बेचने के बाद भी जो है केवल गोदाम का किराया चुका पाए वो, या फिर जो वेयर हाउसेज का भुगतान ही कर पाए। तो ऐसा नहीं हो, उनके अनुकूल किराया जो बनाना चाहिए। ऐसी जगह गेयर हाउस बनाया जाए, बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान वहाँ आए तो गेयर हाउस में जो है वहाँ भी एक तरीके से इनकम होती रहे, वो भी घाटे में ना चले और किसानों को भी फायदा हो। अगला हमने लिखा कि पशुपालन, नीली क्रांति, वानिकी आदि कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों के मूल्य में वृद्धि कर गैर कृषि और आय का स्रोत सृजित करना। तो मतलब जो है पशुपालन, निजी पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। हम जैसे खास करके राजस्थान की बात करें या पश्चिमी राजस्थान की, तो ऐसे क्षेत्रों में कृषि दोबारा जो है बारहनी कृषि जिसे हम कहते हैं, बारिश होने वाली होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जो पशुपालन है एक तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही नीली क्रांति यानी कि कहीं समुद्र का तट लग रहा है जिस राज्यों से, तो उनके जो वहाँ साथ ही कोई तालाबों में अगर जो हम मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है तो उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। वानिकी जो है बागवानी, इसको करके भी हम जो कृषि के साथ साथ कृषि संबंधित क्षेत्रों का में जो है वृद्धि करके और साथ ही आय के स्रोत बना सकते हैं। और तीसरा हमने लिखा है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, कुसुम योजना, गोवर्धन योजना में प्राकृतिक खाद, ऊर्जा, कृषि उर्वरकों और पोषकों की गुणवत्ता को बढ़ाना। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो कि इस मतलब किसानों की आय को दोगुना करने के ये संबंध योजना है एक तरीके से, कि संपदा योजना है, कुसुम योजना है, गोवर्धन योजना, तो इन सब योजनाओं का नाम लिखना जरूरी हो जाता है और लिखना भी चाहिए। आगे हमने लिखा मौसम अनुकूल नस्लें फसल चक्र अपनाना। एक तो मौसम अनुकूल फसलें होनी चाहिए, मौसम के हिसाब से वो मतलब यानी कि परिपक्व वो और फले फूले और अच्छी उत्पादकता दें। ऐसा नहीं हो कि ऐसी फसलें बो दें कि मतलब उन्हें को वो खुद ही नष्ट हो जाए कुछ समय बाद और जो है ज़्यादा उत्पादन नहीं दें, या नॉर्मल जो मतलब हमेशा एकदम परिपक्व ना हो वो हो, लेकिन मतलब सड़ी गली ऐसी हो, मतलब प्रॉपर नहीं हो। नस्लें अच्छी नस्लें होनी चाहिए बीजों की। फसल चक्र अपनाया जाए जिससे नाइट्रोजन है जो वो उसका रोटेशन, नाइट्रोजन चक्र अच्छा चलता रहे, कार्बन चक्र भी अच्छा चलता रहे और खास के जमीन की उर्वरक क्षमता में भी वृद्धि होती रहे। तो ये जो फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए। इस बार फसल ये बो दी तो नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट वीक में सॉरी मतलब नेक्स्ट जो भी फसल आती है तो उसका जो अलग फसल बोई जा सकती है। तो इसके साथ ही हमने जो अंत में लिखा कि उपयुक्त प्रयासों के माध्यम से 2022-23 तक किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स हैं, इसके माध्यम से किसानों की आय दोगुना करने में किसानों की हेल्प की जा सकती है या फिर किसानों की मदद की जा सकती है। और इस प्रकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का जो सरकार का टारगेट है उसकी रणनीति ये है। अब देखो 2022 तक तो किसानों की आय दोगुना होना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है और एक साल तो ये गुजर जाएगा क्या। तो ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके जवाब होते हैं और हमें एक जो है आशावादी या जो कहते हैं ऑप्टिमाइज मिस्टेक जो क्वेश्चन मतलब जवाब दे सकते हैं जिसमें उनको लगे हाँ उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि ये बस क्या होगा, एक साल तो रहा है अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अब कौन से तीर मार लेंगे। तो हमें जो है जो मतलब कहने धैर्य रखते हुए पेशेंस के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच वाला जो है आंसर देना है। ऐसे तो मतलब आज हमने देखा इकोनॉमिक्स के काफ़ी क्वेश्चन जो जहाँ मतलब यानी प्रीलिम्स में भी अगर कुछ फैक्ट पूछे जाए तो उनको भी हमने देखा, वो चाहे फिजिकल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो। और उसके साथ ही पूंजीगत व्ययवादी ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं, बजट से रुपए की प्रवृत्तियाँ को भी समझाएं। और साथ ही जो लेके आए पीडीएस, तो पीडीएस की फुल फॉर्म भी पूछ जाते हैं प्रीलिम्स में कि पीडीएस क्या होता है, तो वह समावेशी विकास आदि की जो परिभाषा, उसके साथ ही आरबीआई की जो रिलेटेड क्वेश्चन देखें और खास ही किसानों की आय कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन देखें और किसानों की आय 2022 में दोगुना करने का जो मतलब मैंने क्वेश्चन है इसको इसके मतलब सभी पक्ष को समझने की कोशिश की है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसको और बेटर बनाने के लिए इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में और सुधार किया जा सकता है और एक औसत जो आंसर बन जाए हमारा और औसत आंसर के मतलब नंबर भी मिले हमें। तो आप अपने जो है अमूल्य सुझाव ज़रूर दीजिएगा और साथ ही अगर हमारा ये प्रयास या वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।